जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशन के पीवाईक्यू 2020 2018 से लेके 2024 के। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 2025 में, उसका प्रोडिक्शन आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से आने के चांसेस है इस बार। तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो बिना डिले के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप पहले खुद सॉल्व करोगे और पॉज करके उसके बाद से फिर आंसर देखना। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिया होगा और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे थे सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वर्टिब्रेट। ये एग्जांपल आपका लिया गया डायरेक्ट चीता से, बैट से, बर्ड से। तो उनमें क्या था, हम लोग ने देखा था कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्नास, फेलेंजेस सारे बोन्स सेम थे, बट उनका साइज डिफरेंट होता था। ठीक है, फेलेंजेस जैसे बैट में बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसको अपने पंख बनाने थे। ठीक है, और ह्यूमरस जो था बर्ड्स में छोटा हो गया, वेल में छोटा हो गया है ना। तो वो सारे अलग अलग यूज के लिए काम के लिए यूज होते थे। वेल में वो तैरने के लिए यूज होता था, बर्ड्स में वो उड़ने के लिए, चीता में भागने के लिए। लेकिन सारे के बोन के स्ट्रक्चर सेम थे। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, सेम थी, और फंक्शन क्या थे, डिफरेंट थे। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ कोई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, लेकिन जो ऑर्गन है उनको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोगस ऑर्गन, और उसको कहेंगे होमोलॉजी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, होमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। जैसे भी आपको कभी भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट करेक्ट ऐसा कुछ पूछता है, सो यू मस्ट हैव टू मार्क दैट थिंग, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको मार्क कर लेना। तो उसके बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन सही आप पढ़ लोगे और क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, और आपको ऑप्शन सही मिलेगा, आप उसको टिक कर देते हो जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, गलती गलती से भी वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता। ये कैसे है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ये सही एग्जांपल है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। हमें गलत एग्जांपल ढूंढना है। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, सेम ओरिजिन है, सेम। मैन, बैट और चीता ये सब मैमल्स में है, तो हार्ट भी सेम है, ब्रेन भी सही है। लेकिन आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये मतलब सही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आईज बैट में फंक्शनल ही नहीं है, मैन और ऑक्टोपस में आईज फंक्शनल भी है, बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो उनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज व्हाट। सो उन्होंने कहा था म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन इज द फंडामेंटल पॉइंट फॉर द इवोल्यूशन एंड इट इज वेरी रैंडम। वो बहुत रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होता है। ठीक है, और बहुत सिंगल स्टेप म्यूटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लाइन दिखी गई है, आपने एनसीईआरटी में देखोगे तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में ये चीज मिल जाएगा आपको। उन्होंने कहा था सेलिटेशन होता है। सेलिटेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, एक ही स्टेप में म्यूटेशन होगा और फिर वो नया इवोल्यूशन देगा। बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन दिया था, ये गलत बात है। फिनोटाइपिक वेरिएशन नहीं है, माइनर माइनर म्यूटेशन है। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो उस तरह के ऑप्शंस के पीछे आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। आपको जो ऑप्शंस अच्छे से पता है उस पर थोड़ा सोचना है कि वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आप टिक करोगे। अदरवाइज, जैसे सपोज मुझे फिनोटाइपिक वेरिएशन के बारे में नहीं पता, मुझे सेलेटेशन के बारे में नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन नहीं होगा। तो फिर हम्म, मुझे ये पता है कि सिंगल स्टेप म्यूटेशन होगा, तो फिर मैं, अगर मुझे क्लिक किया सेलेटेशन सिंगल स्टेप म्यूटेशन है, देन आई विल गो फॉर दैट। लेकिन फिनोटाइपिक वेरिएशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचूंगा नहीं कि यार ये तो मुझे पता नहीं, कहीं यही तो आंसर नहीं है। ये ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, जो आपको पता है उस पर कॉन्फिडेंस करके उसको चेक करना है कि वो आंसर सही हो सकता है कि नहीं। देन 2019, अच्छा इसमें
दो ही क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, 3 क्वेश्चन। 2019 में देखो, पॉज कर लेना फिर इसको सॉल्व करके बनाना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। सो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मैन के बारे में क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एक एक स्टेटमेंट्स पढ़ के। एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर बैक। 50,000 ईयर बैक तो नहीं आया था, 10,000 साल पहले आया था ना। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया है ना। उसके बाद से ड्रायोपैथिकस रामपैथिकस एग्जिस्ट 15 मिलियन ईयर अगो, ये बात सही है। वॉक लाइक अ मैन, तो ये जो है ये चीज गलत है। वॉक लाइक ए गॉरिला था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, तो यहाँ पे वो होमो हैबिलिस फ्रूट्स ज्यादा खाता था, ऐसा मीट वगैरह नहीं खाता था, तो ये गलत है। नेंडरथल मैन लिव्ड इन एशियन अबाउट 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, ये बात सही है, इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, तो ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा। मैच द होमनाइट्स विद देयर ब्रेन कैपेसिटी, तो सेम टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछा गया है एक ही ईयर में। लेट्स सी, मैच करते हैं। आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? होमोसेपियंस है हम, 1400 सीसी है, ये तो ये कम से कम याद रखना है ना, 1400 सीसी। डी में कहाँ है 4? डी में देखो ये चौथा है, एक यही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी में कहीं डी में 4 है ही नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सबको चेक करो, लेकिन हाँ, ये सी ऑप्शन के सारे चेक करो कि ए का तीसरा है होमो हैबिलिस का 650 से 800 सीसी, ये बात सही है, तो ये भी सही है मैच। बी का भी चेक कर लेगा, होमो नेंडरथल नेंडरथलिनिसिस का जो है 900 सीसी, ये 1350 सीसी। बी का 2 होना चाहिए, 1350 सीसी, तो 2 है, सही है। होमो इरेक्टस 900 सीसी, सही है। सो ये सही है, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप चले जाओगे। तो ये मैच द फॉलोइंग वगैरह क्वेश्चन आपका कभी भी छूटना नहीं होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ना, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसको हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, बट अभी देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो क्वेश्चन को ये बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बड़ा करके, लेकिन क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बोर्न रेंज इज 2 to 5 kg. 97% of a newborn with average weight of 3 to 5 3.3 kg survive, and 99% of the infant born with 2 to 2.5 and 4 to 5 kg die। इसका मतलब यहाँ पे दो रेंज दिया है, देखो अगर आप रेंज देखोगे 2 से लेके 5 के बीच में, तो 2 से 2.5 के जो बच्चे हैं, और 4.5 से ये वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं 99%। और जो भी बच्चे इसके बीच में हैं, 3 से 3.3, तो ये बच्चे क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, सरवाइव कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है ये किस तरह के सिलेक्शन में आएगा। तो हम लोग ने 3 तरह का सिलेक्शन देखा था, या तो स्टेबलाइजेशन होगा, जैसे प्रीवियस पॉपुलेशन थी वैसे ही पॉपुलेशन आगे भी चलती चली जा रही है, और ये किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, इसका मीन वैल्यू है इसी पे जा रहा है, ठीक है। अगर ये मीन वैल्यू से थोड़ा सा इधर खसक गया तो डायरेक्शनल हो जाएगा, और अगर वो मीन वैल्यू से इस तरह से दो न्यू पॉपुलेशन दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है, डिसरप्टिव हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का सिलेक्शन है। तो ना ही वो 2.25 पे जा रहा है, ना ही वो 4.45 पे जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो मर जा रहे हैं। वो जहां पे था वहीं पे सरवाइव कर रहा है, मतलब जिस वेट रेंज में था 3.3 के बीच में ही वो सरवाइव कर रहा है, तो ये स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन उतने में ही सरवाइव कर रही है, सेम जैसे पहले पॉपुलेशन रही, ठीक। तो ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा हुए रखा है, वीडियो में आप देख सकते हो ऑलरेडी, और लिंक आपको अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ये ऊपर आपको दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ए ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या, नेचुरल सिलेक्शन
तो नेचर के द्वारा की जाती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ब्रांचिंग डिसेंट की वजह से, है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन में। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मतलब क्या है कि जो मुझे चाहिए उसी का मैं सेम ब्रीड कर रहा हूँ, तो इन ब्रीडिंग इसमें इंपॉर्टेंट आता है ना। आउट ब्रीडिंग कम होता है, इन ब्रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो इन ब्रीडिंग में क्या करता हूँ कि मैं ऐसी सहवाल गाय सपोज एक ले लो जो अच्छा दूध देती है, तो सहवाल गाय की ब्रीड को मैं सहवाल के ही में ही क्रॉस करा रहा हूँ बार 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 बार, वो भी अच्छी ब्रीड के साथ। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है क्या, एक ही तरह का कैरेक्टर आएगा, और उसमें सहवाल की जो क्वालिटी होगी वो एक समय तक बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और मुझे दूध ज्यादा मिलेगा। तो मुझे और कोई वैरायटी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं इन ब्रीडिंग कर रहा हूँ बार बार। अरे बात समझ, अगर मैं सहवाल के साथ किसी और ब्रीड को क्रॉस कराऊंगा तो मुझे वैरायटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं सहवाल को सहवाल के साथ ही कर रहा हूँ, और कोई पॉपुलेशन आएगा ही नहीं, सहवाल को सहवाल से कराऊंगा तो सहवाल ही आएगा, तो एक पॉपुलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वैसी गाय मिलेंगी जो ज्यादा दूध देती है, जो सहवाल गाय है। तो उस केस में वो क्या हो जाता है, डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है, डिसरप्टिव नहीं होगा वो, सिलेक्शन डायरेक्शनल होगा, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, सहवाल और या फिर ज्यादा दूध देने वाले गाय का ही कोई फेवर कर रहे हो, तो वो डायरेक्शनल एज इट्स पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। डिसरप्टिव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई दूध वैरायटी मिली नहीं होती है, एक ही वैरायटी है, हायर मिल्क आउटपुट वाले। स्टेबलाइजिंग नहीं है क्योंकि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक ही वैरायटी टाइप के गाय को, ठीक है। चलो ये स्टेबलाइजेशन फॉलोड बाय डिसरप्टिव, डिसरप्टिव हो ही नहीं सकता था ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने गलत किया। तो स्टेबलाइजेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही वैरायटी के आप पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हो। पांचवा क्वेश्चन देखो, अ, ये 2019 की पांचवा क्वेश्चन है। सो ए जीन लोकस हैज टू एलील ए एंड स्मॉल ए। अब उसने कहा कि जो ए की जो फ्रीक्वेंसी है 0.4 है ना। इसने परसेंटेज नहीं दिया, अगर परसेंटेज दिया होता तो हम लोग इसको ए, अगर या इसने ऐसा कहा होता कि डोमिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ डोमिनेंट बोल देता, डोमिनेंट अलील नहीं बोलता, तो ए स्क्वायर हमें लेना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल ए स्क्वायर। तो फिर हम लोग उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इस क्वेश्चन को करने का कैसे है कि आपको पूछा है कि ए की अलील की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप बताओ होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए होगा, ठीक है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या होगा, स्मॉल ए, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, कैसे बताओगे, करके देखो एक बार। सो आपको याद रहना कि चाहिए कि जो हमारे हार्डी विंगबर साहब थे, उन साहब ने कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन में जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है ना, और पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो किसी भी पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट होती है अलील की फ्रीक्वेंसी, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो, उन्होंने ये इक्वेशन दिया था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है हमारा, कभी भी क्यू बढ़ सकता है, पी घट सकता है, क्यू पी बढ़ सकता है, क्यू घट सकता है, ये चलेगा, लेकिन सब मिला के वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, ऐसा था। सो पी पी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, पी को आप रिप्लेस करो ए से, है ना। तो ए स्क्वायर जो होगा आपका, वही तो आपका क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो ए मतलब क्या, 0.4। सो 0.4 का जब आप स्क्वायर करोगे, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.16, ठीक है। कितना आएगा, 0.16। ए और स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ए की वैल्यू होती है, देखो ऐसे करना, पी प्लस क्यू इजकल टू 1, सिर्फ अगर अलील है तो पी की वैल्यू क्या है, 0.4,
तो माइनस करोगे 1 से तो आपको क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। सो अब यहाँ क्या करोगे कि ये भी जब भी पॉपुलेशन आप देख रहे हो तो पॉपुलेशन में यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस होगा 2p q आएगा, है ना? तो इसको 2a q, a और स्मॉल a कर दो। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। कैलकुलेट करके कितना आएगा? 24.48, है ना? ये फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना? और स्मॉल ए के कितने हो गए? स्मॉल ए का स्क्वायर करोगे, स्मॉल ए का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर करोगे, है ना? तो आएगा 0.36। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने मैच कर लिया होगा क्या आंसर होगा। तो आंसर ये देखो, पॉइंट डी है। कैपिटल ए 0.16, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए, और 0.36 स्मॉल ए। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग वैरायटी से अलग अलग घुमा के भी पूछते हैं। कभी आपसे पूछ सकता था, मान लो एक क्वेश्चन में देता हूँ, कमेंट में आप बताना कि अगर होमोजाइगस इसने अलील बोला है, होमोजाइगस अलील मान लो इसने बोल दिया 30% है, ठीक है? तो बताओ सेम क्वेश्चन कितना हो गया, क्या कितना होगा ना? ये क्वेश्चन कमेंट में बताओ। सो वेरिएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डे व्रिस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर मैं दूंगा कमेंट में ही, बट आपको आंसर बताना है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डे व्रिस इज व्हाट ही सेड, कि म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन होता है, ठीक है? इन्होंने क्या कहा? म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन फिर से देख लो अच्छे से। सो चलो देखते हैं। उन्होंने कहा म्यूटेशन से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डे व्रिस। चलो, तो वो जो उनकी स्टेटमेंट थी, जब भी म्यूटेशन होगा सेलेटेशन होगा। सेलेटेशन का मतलब क्या होगा? सिंगल स्टेप म्यूटेशन होगा और एक ही स्टेप में इवोल्यूशन होगा। वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है किसकी बात को? डार्विन की बात को। डार्विन बोलते थे इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है और डायरेक्शनल होगा, ठीक है? इवोल्यूशन क्या होगा? ग्रेजुअल होगा और डायरेक्शनल होगा। और छोटा इवोल्यूशन होता है, स्मॉल स्टेप होते हैं। बट इन्होंने कहा कि रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है? इवोल्यूशन क्या होता है? रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस। रैंडम का मतलब क्या कि किसी एक ही ट्रेट या किसी एक ही कैरेक्टर को वो फेवर नहीं करेगा इवोल्यूशन। वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब रैंडमली किसी भी ट्रेट या किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी एलील को फेवर कर सकता है। ये डिपेंड करता है म्यूटेशन कहाँ पे हुआ है। और म्यूटेशन के भी अलग प्रकार होते हैं, सेलेक्टिव और रिप्रेसिव है। तो किस तरह का म्यूटेशन हुआ है वो डिपेंड करता है। डायरेक्शन लेस ही होगा। चलो, तो 19 में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। एक ही चैप्टर से 6 क्वेश्चन, मतलब कि 6 चौक 24 मार्क्स, थाउजेंड्स ऑफ रैंक यू विल बी गेट इंक्रीज इफ यू करेक्ट ऑल। 2020 के क्वेश्चंस देखते हैं। इन्होंने पहली बार अब 2020 में मिलर के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क में क्या क्या रखा गया था जिससे अमीनो एसिड बना था? कौन सा अमीनो एसिड बना था? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लाइसिन बना था पहले, आर्जिनिन बना था, ये सारे एस्पार्टिक एसिड, हाँ, ये बने थे अमीनो एसिड। एसएल मिलर ने अमोनिया रखा था, वाटर रखा था, वाटर ये रहा, H2 और NH3। CH3 नहीं था, CH4 नहीं था, तो ये गलत है। 800 डिग्री सेल्सियस, तो 600 डिग्री सेल्सियस वाले ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे। 800 डिग्री सेल्सियस वाले में CH3 की जगह ये गलत है, CH4 और NH3 ये रखा गया था, मीथेन और अमोनिया। सो करेक्ट आंसर इज ए, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो फिर से एक और बार मिलेगा, तो दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है। पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लिपर है वो कैसे है?
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, एडेप्टिव रेडिएशन है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस में कोई भी ट्रिकी ऑप्शन बनाया ही नहीं। एडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस की बात करते हैं, जिससे एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आपने देखा था किसमें? मौत में। ये भी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन, चलो नेचुरल सिलेक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ इवोल्यूशन पूछ रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में तो दोनों आ जाएगा, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन में किस टाइप का है वो? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इजीली आप बता सकते थे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन क्या होगा आपका, डिफरेंट रहेगा और फंक्शन सेम रहते हैं, तो एनालोगस ऑर्गन कहलाएगा। इसमें इसमें क्या कहलाता है? ये एनालॉजी कहलाएगा, और ऑर्गन्स कहलाते हैं एनालोगस ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल? Again, they are asking correct example. Must underline correct example of organism which have evolved due to the change in the environment brought about by anthropogenic action. Anthropogenic action मतलब क्या? So human activity जिस जो डिजास्टर कॉज कर सकते हैं, मतलब कि जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती है ह्यूमन की वजह से, जैसे पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं या फिर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज है उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं। Correct example which have evolved due to change in the environment about by anthropogenic action. So anthropogenic action क्या है? ग्लोबोगस आइसलैंड में जो डार्विन फिंचेस हुए, उसमें तो ह्यूमन का कोई रोल नहीं था, वो बर्ड खुद ही उस आइसलैंड पे गई थी और नेचुरली वो सिलेक्ट हुई। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, ये कह सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से ये ऑप्शंस है, मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग। सो हम लोग जो ब्रीड बना रहे डॉग को, तो आपको एक ही तरह की ब्रीड ज्यादा पसंद, तो उसी तरह की ब्रीड हम लोग अपने से बना रहे हैं, है ना? तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा डॉग का। रेजिस्टेंट टू यूकैरियोट्स, हालांकि प्रोकैरियोट्स हो सकता है यहाँ पे, और हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होगा, तो 2 3 4 जिसमें भी होगा वही आंसर आपका सही होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने इसको डिसअप्रूव किया था? अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था इवोल्यूशन, अर्नेस्ट हेकल ने। और उसी के नाम से मिलता जुलता नाम है का अर्नेस्ट वॉन बियर ने, जिसको डिसअप्रूव किया था, ठीक। ऑब्रेन नहीं है, हाल्डेन नहीं है, वेलेस, एल्फ्रेड वेलेस तो इकोलॉजी वाले चैप्टर आपको मिलेगा, है ना? तो इसमें तो नहीं है। चलो, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप कर सकते हो अगर नहीं पता तो, बट ये याद रखना। सो 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। 21 में देखो, एडेप्टिव रेडिएशन मैच द फॉलोइंग, अगेन इट शुड नॉट बी रॉन्ग। आप इसको देख लो एक बार खुद से, और फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेना। मैं अब इसका आंसर बताता हूँ ना, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। एडेप्टिव रेडिएशन से क्या बना भाई? डार्विन फिंचेस बना। तो ए का चौथा कहीं दिख रहा है आपको? ए का चौथा ऑप्शन एक ही में है, तो मुझे बिना, अब ये बिना बाकी ऑप्शन को क्रॉस चेक किए आप इसको करेक्ट मत कर देना। बाकी अब आपको मिल गई है, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लो। बी का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? तीसरा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। तो बटरफ्लाई के भी पास विंग है, बर्ड के भी पास विंग है, दोनों का काम क्या है? उड़ने का। लेकिन बटरफ्लाई की विंग में कभी फेदर्स नहीं होते हैं, कभी हड्डी नहीं मिलेगी, न्यूमेटिक बोन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बर्ड की विंग्स में न्यूमेटिक बोन और फेदर्स मिलते हैं। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोन ऑफ फोर लिम्स एंड करेक्ट है। डी, इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो रेजिस्टेंट बन रहे हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ही है। एक करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। फैक्टर लीड टू द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या था? जीन माइग्रेशन की वजह से, मैंने बताया था कि जब भी जीन माइग्रेशन होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। सो जो कुछ खास तरह के पॉपुलेशन एक जगह पे माइग्रेट करने की वजह से दूसरी जगह में वही पॉपुलेशन आ जाता है। सपोज अगर आप देखो, एक बहुत सही एग्जांपल मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग ब्रिटिश राइम वो लोग क्या करते थे
कि बहुत सारे जगहों पे यहाँ से इंडिया से लेबर्स भेज देते थे, ठीक है। और वो लेबर्स आज के समय में जैसे मॉरिशस देख लो, और अफ्रीका के कुछ जगह हैं, और कुछ और भी जगह मुझे याद नहीं है, लेकिन मॉरिशस मुझे याद है, अफ्रीका याद है। तो वहाँ पे जो लेबर्स या फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन देखोगे वो इंडियन नेटिव के हैं। वो उनकी जो कलर है, उनके बोलने की भाषा है मॉरिशस में, है ना। और और भी जो अफ्रीका में कुछ एक जगह है, तो उनके बोलने की भाषा, उनके पहनाव पहनावा, खान पीन का ढंग मोस्टली इंडियन से मिलता है, क्योंकि वो माइग्रेट करके चले गए। और वहां पे जब वो मलेशिया मॉरिशस पहुंचे, मलेशिया कह रहा हूँ, अफ्रीका और मॉरिशस पहुंचे, तो अब वहां पे अपने आप उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, और आज के समय में वो वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो माइग्रेट कर गए थे यहाँ से। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले माइग्रेट करेंगे तो अब पॉपुलेशन करके यही अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और ये एक नए पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन में क्या होता है, थोड़ा नए स्पीसीएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो, द फैक्टर लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इज पॉपुलेशन इज ए नेचुरल सिलेक्शन। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन एक ही जगह थे और सिर्फ ग्रीन वाले यहाँ पे सेलेक्ट हुए, नहीं, नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं, वो माइग्रेट किए हैं। तो दिस विल बी नॉट देयर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं है, आपस में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन, म्यूटेशन फाउंडर इफेक्ट के लिए नहीं है, नहीं, फाउंडर इफेक्ट के लिए म्यूटेशन नहीं है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है, ठीक है। मतलब म्यूटेशन तो सेम पॉपुलेशन में भी हो सकती है ना, लेकिन फाउंडर इफेक्ट में क्या है, माइग्रेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए, 21 में, 22 में। नेचुरल सिलेक्शन where more individual acquire specific character value other than the mean character value. So नेचुरल सिलेक्शन में जब भी पॉपुलेशन में स्पेसिफिक कैरेक्टर को प्रमोट किया जाता है देन द मीन वैल्यू, तो उसको क्या होता है, उसको क्या कहा जाएगा। सो मीन जो है स्टेबलाइजेशन से किसी एक ही पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है तो डायरेक्शनल चेंज कहलाता है, ठीक है। डिसरप्टिव नहीं, क्योंकि उसमें दो पॉपुलेशन बनेंगे। रैंडम भी नहीं, स्टेबलाइजिंग तो नहीं, क्योंकि वो एक ही मोर इंडिविजुअल है, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था 2022 में। सो 2023 की बात करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन और मार्supial ऑस्ट्रेलियन मार्supial एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन मार्supial का सिर्फ एग्जांपल। तो एनसीईआरटी में प्लासेंटल मैमल्स और मार्supial के कंपैरिजन है, तो जहाँ पे भी इसमें सिर्फ मार्supial मिलेंगे वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। टेस्मेनियन वुल्फ इज नॉट देयर, मार्supial मोल है, बॉबकेट नहीं है, तो ये गलत है ना इसमें। नेम्बेट स्पॉटेड कस्कस फ्लाइंग फैलेंजर, तो इसमें मिक्स है दोनों मार्supial और मैमल्स। लेकिन ये वाला जो आप देखोगे, लेमर एंडेटर और वुल्फ, ये सिर्फ और सिर्फ मार्supials है, और इसमें कोई मैमल वाला नहीं है एग्जांपल, तो यही आपका आंसर है। एनसीईआरटी में दी गई है, अब देख लोगे उसको एक बार। 2024 का जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो सम स्टेज ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन अरेंज देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है, देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले कौन आया था, होमो हैबिलिस आया था, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस, इनके हिसाब से, ठीक है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो इन ऑप्शन के हिसाब से होमो हैबिलिस पहले आया था, होमो इरेक्टस फिर बाद में नेंडरथाल एंड देन होमो सेपियंस। सो ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी चौथे ऑप्शन में करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम। हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले देख रखा था कि उसमें रैंडम मीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना। और एक मिनट, उसमें रैंडम मीटिंग होना चाहिए। पॉपुलेशन की साइज थोड़ी, ये मैं दिखाता तुमको यहाँ। ये सारी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप यू बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे ये सब मिल सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए
व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से भी आप टेक्स्ट करके मुझसे ले सकते हो ये सारे पीडीएफ मार्क। सो हम लोग ने देखा था रैंडम मीटिंग होना चाहिए था, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, लार्ज पॉपुलेशन। ये कंडीशंस थी, कंडीशन फॉर द हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फैक्टर नॉट अफेक्टिंग, ओके। यहाँ पे पूछा कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। तो अफेक्ट नहीं करेगा, जो उसको फेवर करेगा वो फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। सो आपने जो भी अभी फैक्टर देखे उसमें से बताओ कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो तो इफेक्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि एक खास तरह की पॉपुलेशन में हो जाएगी। या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, मतलब फाउंडर इफेक्ट हुआ तो पॉपुलेशन में एक ही तरह का एलील बच जाएंगे और बाकी एलील चले जाएंगे। जीन माइग्रेशन हुआ तब भी नई अगर जीन आपके पॉपुलेशन में आएगी तो जो p+p² + 2p q है +q², ये क्या हो जाएगी? या बढ़, मतलब एक से बढ़ जाएगी, ठीक है, या घट भी सकती है जीन माइग्रेशन हो तो। लेकिन कांस्टेंट जीन पूल, यही तो कॉन्सेप्ट है हार्डी विंगबर्ग का, कि कांस्टेंट जीन पूल होना चाहिए। जीन पूल का मतलब क्या? जीन पूल का मतलब कि किसी पॉपुलेशन में मौजूद अलील्स, कितने टाइप के जीन, किसी पॉपुलेशन में मौजूद जो अलील्स हैं किसी जीन की, उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। जो भी वैरायटीज की जीन अवेलेबल है किसी पॉपुलेशन में, उसको तो कांस्टेंट जीन पूल बना रहना चाहिए। तो यही आंसर होगा। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन पेंगुइन और डॉल्फिन वाला। ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है। क्या है ये? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि फंक्शन सेम है तैरने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर और मतलब स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट है। मेसोजोइक एरा, पेट्रोजोइक एरा और सिनोजोइक एरा के बारे में वीडियो में पहली बार भी ज़्यादा नहीं बताया था, तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ। सो ये टाइम एरा है, इसको आप देख लेना है। तो अगर सीक्वेंसिंग अगर करोगे, मतलब पहले कौन आया, तो सबसे पहले पेट्रोजोइक एरा था। उसके बाद से फिर 50 वो 2.5 बिलियन ईयर अगो से लगभग 451 मिलियन ईयर अगो। तो ये बिलियन और मिलियन का मतलब हम लोग कौन मतलब कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं अभी के टाइम से, कौन सबसे पहले आया होगा ना। तो ये इतने साल तक चला, फिर उसके बाद से आया पेलेजोइक एरा। पेलेजोइक एरा में क्या होता? अच्छा, फिर प्रोटो प्रोटरोजोइक एरा में पहली बार मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स बने थे, जैसे स्पॉन्जेस वगैरह, है ना। पेलेजोइक एरा में क्या होता? पेलेजोइक एरा में सबसे पहले दो 540 से 25 मिलियन ईयर के टाइम तक वो चला। और इसमें ओरिजिन ऑफ प्लांट का ओरिजिन हुआ, 4 लिम्ब्ड वर्टिब्रेट्स आए थे, ठीक है। तो ये हुआ पेलोजोइक के टाइम में। देन पेलोजोइक के बाद से आता है मीसोजोइक। तो मीसोजोइक में जो एरा था वो डायनासोर्स का एरा था, ठीक। उसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स आए और वो 252 से 66 मिलियन ईयर अगो तक। सीनोजोइक 66 मिलियन ईयर अगो से अभी तक जो चल रहा है वो सीनोजोइक एरा है। और इसमें मैमल्स का वर्चस्व था और फ्लावरिंग प्लांट्स आ चुके थे। इसको एक बार मैच करते हैं, क्या क्या है, कौन किसके साथ मैच हो रहा है। अब तो आंसर बता ही दिया, आप लोग अपना आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? चौथा, क्योंकि मेसोजोइक मैमल्स के लिए है ना। बी पेट्रोजोइक लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्पॉन्जेस वगैरह के लिए। सीनोजोइक सॉरी, जो सीनोजोइक है मैमल्स के लिए, सॉरी, हाँ, करेक्ट। और मेसोजोइक था हमारा किसके लिए? रेप्टाइल्स के लिए, डायनासोर्स के लिए, है ना, बर्ड्स के लिए। और डी है हमारा, डी के लिए था हमारा फिश और एम्फीबियंस, ठीक है।
तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक 2025 के लिए है, जो मुझे लगता है और आप लोग भी गेस कर सकते हो कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है डॉल्फिन वाला, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है, उससे तो एक क्वेश्चन पक्का रहने का चांस है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ये बात समझ में आई? दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन में जो ग्राफ है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो ग्राफ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वो ग्राफ क्यों है, कैसे है। जो ग्राफ है जिसमें डिसरप्टिव्स और स्टेबलाइजेशन और डायरेक्शनल है, वो क्या क्यों है, कैसे है, वो समझ में आना चाहिए। हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल और ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। हालांकि पिछली बार बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, जैसे इन्होंने एनिमल के बारे में पूछा है, तो अब ये प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिखाया है, वो एक बार पढ़ लेना। मिलर के एक्सपेरिमेंट से अगर हिस्ट्री से पूछेगा तो मिलर के एक्सपेरिमेंट से भी पूछेगा, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप डेफिनेटली क्वेश्चन 2025 में से आने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख लोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सही आंसर्स के। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद। कोई सजेशन कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।